हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एडवांस मैथ्स के टॉप 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीपीओ 2023 में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, जैसे पहले अलजेब्रा के, फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और फिर ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, जो बहुत ईजी क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, मॉडरेट और जो ठीक ठाक सवाल है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। इससे आपकी एक क्विक रिविजन हो जाएगी इन टॉपिक्स की और आपको ये भी पता चलेगा ये टॉपिक्स आपके कितने प्रिपेयर है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप कितने क्वेश्चंस खुद से ठीक कर पाए। टोटल हमारे पास यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, 10 अलजेब्रा, 10 ज्योमेट्री, 10 ट्रिग्नोमेट्री और 10 मेंसुरेशन जो हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, सीपीओ 2023 के, 2024 के लिए रेलिवेंट रहेंगे। एडवांस मैथ्स में ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए एडवांस मैथ्स के सेशन लेके आया हूँ, अर्थमेटिक का नहीं ला पाया। ठीक है, हो सकता है वो बाद में डिस्कस करें। बाकी सीएचएसएल के लिए भी सीएचएसएल 2023 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो भी होंगे वो सबके अलग से वीडियोज में बनाऊंगा, जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। सीपीओ का नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, 2 वीडियो मैंने डाली है। एक किस तरीके से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, दूसरा कंप्लीट डिटेल्स को लेके। तो ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लेना फॉर्म फिल करने से पहले, जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ फ्री प्लेलिस्ट है जो आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगी, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो। मैथ्स का क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट हो गई, जीके की क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट हो गई, करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट हो गई, करंट अफेयर्स की कुछ और वीडियोस टॉपिक वाइज हम आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आप अगर देख जाएं सीएचएसएल से पहले तो आपको काफी बेनिफिट होगा। ट्रिक के साथ मैम चीजें याद करा रही है। आरबी के सभी कोर्सेज पे अभी 15% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप आरबी 15 कोड यूज करते हैं, जनरली मैक्सिमम 10% तक ये डिस्काउंट रहता है। इस बार पहली बार हमने 15% किया, वो भी सीजीएल के नोटिफिकेशन के लिए। बाद में भी कभी 15% दोबारा नहीं आएगा। ये कोर्स एक्सटेंशन सब जगह एप्लीकेबल होगा, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी एप्लीकेबल होगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर अलजेब्रा सेशन। सबसे पहला सवाल है हमारे पास ये, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई 2, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है। इसका मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम एज्यूम नहीं कर सकते, हमें बेसिक से सवाल करना पड़ेगा। बेसिक से कैसे करेंगे, देखो x प्लस वाई तो आपको सिंपलर दिख रहा है। अरे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, या तो हम इन दोनों को यूज करके एक्स और वाई का मान निकाल लें, अदरवाइज इसका फॉर्मूला अगर एक्सपेंड करें उससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है मेरे पास एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हमें ये वाला कंपोनेंट मिल जाए, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम ले लोगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स वाई आएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 के बराबर। एक्स वाई उधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, है ना। अब मैं इस एक्स वाई को इधर ले जाऊं तो ये माइनस का बन जाएगा और ये आ जाएगा 0। इतना हो गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वाला पार्ट मेरा बन गया 0। तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार एग्जाम में हम इसे देख नहीं पाते कि ये इस तरीके से बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाते और गलती हो जाती है। ये प्रेशर के कारण गलत होने वाला क्वेश्चन से वैसे आराम से एस्पिरेंट्स कर पाते हैं। चलूं आगे मैं, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है, इसका मान बताने। एसएससी एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछले वाला किया। अब इसमें आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, आपके पास x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अगर आप ध्यान देंगे इसे एक्सपेंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डेट इज एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्सपेंड करके बनेगा। फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया, यही वाला फॉर्मूला लगाया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आ गया 0 के बराबर। अगर ये वाला पार्ट 0 के बराबर आ गया तो समथिंग इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पे सवाल पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुटिंग मेथड भी अगर आप ट्राई करना चाहते तो क्या था, मेरे पास एक इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे, तो एक वेरिएबल का बल का मान अपनी मर्जी से आप कुछ भी मानते हो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, हो सकता था कॉम्प्लेक्स में वैल्यू चली जाती, तो बेटर है आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको आना चाहिए करना। अगला सवाल हमसे कहता है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, यहाँ पे मेरे पास 0 इक्वेशन इक्वल्स टू का साइन कहीं नहीं है,
वन वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का मान, एक वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, मतलब x का मान कुछ भी रख सकता हूं। आप x की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करिए और सोल्व करिए, चार ऑप्शन से वेरीफाई करिए आ रहा है या नहीं आ रहा। सोल्व करके खुद एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, इट मे टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम आपका ले सकता है, उससे बेटर है वैल्यू पुटिंग मेथड से आप जल्दी कर ले। अगर मैं यहाँ पे चार ऑप्शंस भी देता हूं ये x की फॉर्म में, तो थोड़ा सा मेरा टाइम और बढ़ जाएगा। यहाँ पे x की मैं वही वैल्यू रखूंगा जिससे चार ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू दें, जिससे मेरा डायरेक्ट आंसर ना पाए। जैसे अगर x को मैं 0 रख देता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास चारों ऑप्शन डिफरेंट आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। अगर मैंने क्या कर दिया, x को 0 कर दिया तो ये -3 बनेगा, ये -6 बनेगा, ये मेरे पास 3 बनेगा और ये मेरे पास 6 बनेगा। 0 के अलावा कुछ और रखता तो मेरे लिए प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती थी, लेकिन फिलहाल आसान हो गया काम। जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो यहाँ पे 1 क्यूब 1, 1 क्यूब 1 और यहाँ पे -8 और आंसर आ गया -6। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड आपको आना चाहिए। ये वाला सवाल थोड़ा ठीक ठाक था, इसमें पता कंफ्यूजन क्या कर रखी है इन्होंने, ALBMNC, ALBMNC। यहां पे हमारे पास क्या है, 6 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है ना, तो 4 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसका मान बताना है सोल्व करके। अब इसे आप बेसिक से भी कर सकते हैं चाहे तो, अब चाहे तो इसे आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो ये 6 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में 6 वेरिएबल नहीं है। आप रिलेशनशिप निकालना जानिए कि किस पे डिपेंड कर रही है चीजें। आप देखो यहाँ पे मेरे पास a/l है, मेरे पास m/b है, ठीक है, ये m/b का उल्टा हो गया, इसका रिवर्स हो गया, और ये मेरे पास n/c है। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक वेरिएबल, चलो मैं इसे मान लेता हूं x, इसे मान लेता हूं मैं y, और इस वेरिएबल को ये हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा मेरे पास z। क्या मुझे यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, सिर्फ 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू जूम करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्ट वे जो आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली में दिख रहे हैं 6 वेरिएबल, लेकिन है 3 ही वेरिएबल। क्लियर हो गया, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है l/a, ये मैंने x माना था तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/x, और c/n ये क्या है, z का इनवर्स, तो 1/z। हमें इसका मान बताना है। दोनों ऑप्शन बेसिक या फिर वैल्यू पुटिंग मेथड। तो पहले वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज करके देखें। मेरे पास क्या है, x, y और z 3 वेरिएबल है, मुझे x और z चाहिए, तो y को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेता हूं। y को क्या कर लेता हूं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेता हूं। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे 1/y है, तो y को मैं 0 नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता, 0 नहीं रख सकता। तो यहाँ पे y का मान आप क्या रखें, आप यहाँ पे y का मान रख लो, चलो 1 रख के 0 बन जाएगा ये x, फिर यहाँ पे ये भी z भी 0 बन जाएगा, 1/0 फॉर्म बनेगी, 1 भी नहीं रख सकते। एक काम कर लेता हूं मैं, y को रख देता हूं 1/2, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर y को 1/2 रख दिया तो मेरे पास आएगा x प्लस 1/2, ये बराबर हो गया 1 के, x का मान आ गया 1/2। अब ये वाली इक्वेशन में 1/2 रखूंगा y को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस z, ये आ गया 1 के बराबर। ये 2 और z मेरा सेम बनता है तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। और यहाँ पे z हो गया मेरे पास -1 के बराबर। अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये 1/x है, तो 1/2 का इनवर्स 2, और यहाँ पे प्लस में z क्या है, -1, 1/-1, ये आ जाएगा -1। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 1 आएगा। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। आप हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को करा। आप चाहे तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए बेसिक से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी सीख लो। जस्ट इन केस 2 ही इक्वेशन हो या बेसिक से भी आपको करना पड़ जाए, तो बेसिक से हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इसके बराबर 1 के बराबर, यहाँ पे 1/y प्लस z 1 के बराबर। हमें 1/x प्लस 1/z चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - x, यही होगा। अब यहाँ पे 1 - x पुट कर दिया मैंने,
तो प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है, जेड को उधर ले गया तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस जेड, ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास 1 माइनस फिर माइनस एक्स माइनस जेड आएगा, तो मेरे पास माइनस एक्स प्लस जेड लिख सकता हूं और मेरे पास यहां पे बचेगा प्लस एक्स जेड। आप देखेंगे ये 1 इसके बराबर है पूरे के, तो ये 1 इधर जाके आएगा कट जाएगा, x प्लस जेड इधर आ जाएगा x प्लस जेड, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर, एक्स जेड के बराबर। अगर एक्स जेड से डिवाइड कर दो दोनों साइड तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ये किसके बराबर आ गया 1 के। प्रूव हो गया। ये बेसिक से इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो भी वैल्यू पुटिंग के आते हैं वो आप बेसिक से कर ही सकते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी कितना 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 7, हमें इसका मान बताना है क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे तो आप वैल्यू पुटिंग करके सी को 0 कर सकते हो, बट डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को फिलहाल x मान लूं और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को y मान लूं, तो मेरे पास ये वाला पार्ट किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रिजल्ट होता है मेरे पास। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू में 7 21, ये हो गया 5 इंटू 4 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सवाल इसके ऊपर बनते हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c है, c डायरेक्टली b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो a और d के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी। देखो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का ऐसा सवाल है सीधा सीधा चलते रहो, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, ठीक है। अब b की जगह क्या लिख सकता हूं, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 1/c लिख सकता हूं। अब c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है, तो c की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूं d। तो ये रिलेशनशिप मेरे पास निकल के आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। कई बार ये साइन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला सवाल मेरे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अब देखो 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं यहां पे मेरे पास 0 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकता हूं, 4 ऑप्शन में ट्राई करूंगा और अपना आंसर चेक कर लूंगा। बस ये देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ठीक है। लेकिन देखो चारों ऑप्शन में अगर मैं चेक करूंगा एबीसी के अलग अलग वैल्यू रखे, फिर यहां पे भी ट्राई करूंगा, इट मे टेक सम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम अलग लग सकता है। 2 वैल्यूज हो सकता है ऑप्शन में कॉमन आ जाए, पहली वैल्यू में ट्राई करूं फिर उसके बाद मुझे करना पड़े, तो इससे बेटर है कि मैं बेसिक से देखूं क्या ये क्वेश्चन बेसिक से किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिक से बहुत सिंपल सा लग रहा है मुझे। आप देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर है, माइनस को अगर कॉमन ले लूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या बन जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बनेगा। ऐसे नीचे ये किसका बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस सी स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज कर लूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे a माइनस बी माइनस सी ये बनेगा। इधर करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। आप देखेंगे यहां से ये कट जाएगा, मेरे पास बचा ये a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये रहा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट करना फॉर्मूले से आसान है एज कंपेयर टू यूजिंग वैल्यू पुटिंग मेथड। क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करेंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं, फटाफट से देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। अगेन हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या है, 4 ऑप्शन मुझे क्या दे रखे हैं, फिक्स्ड वैल्यूज में दे रखे हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन एबीसी की वैल्यू कुछ इस तरीके से रखूं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाए, 0/0 की फॉर्म ना बने। क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग या फिर बेसिक से करना चाहो बेसिक से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए बी और सी, तो कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर अपनी मर्जी से यहाँ पे सभी वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, बस जीरो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में 0 ना आए इसको ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 2 का सम है, फिर स्क्वायर है, फिर माइनस कोई एक वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, तीनों को बराबर कर देता हूं। एक काम करता हूं, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 कर देता हूं।
कोई दिक्कत नहीं, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू ज्यूम कर ली। तो यहां पे जहां पे भी मेरे पास ये 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर तो बचेगा 1, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3। ऐसे इधर चलेंगे तो मेरे पास 1 माइनस 0 स्क्वायर 1, यहां पे मेरे पास क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3। यहां पे अगेन सेम चीज आएगी मेरे पास 1/3। ठीक, तो सोल्व करके मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। जितनी ज्यादा वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए आसान रह जाएंगी। हमारे पास अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, ये x माइनस 2y, y माइनस 3x, x प्लस वाई, x माइनस वाई और x माइनस 3y 2x माइनस वाई। सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके ऊपर है, आप इसे पूरा का पूरा बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लो, वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करना चाहो वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर लो। दोनों ही मेथड में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन वेरिएबल्स की फॉर्म में डायरेक्ट करोगे तो पूरा एक बार तो आपको पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 4 वैल्यूज यहां से मिलेंगी, 4 यहां से मिलेंगे, 8 और 2 10 वैल्यूज मिलेंगी। उसमें से सिंप्लीफाई करके कुछ 2 वैल्यूज बचेंगी, फिर आपका आंसर आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इतना नहीं करना तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर लो। वैल्यू बस इस तरीके से रखेंगे कि 4 ऑप्शन की डिफरेंट वैल्यूज आ जाए। ठीक है, अगर मैं एक्स या वाई किसी को भी 0 करता हूं तो ये दोनों ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन सेम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों को 0 नहीं करते, आप अपनी मर्जी से काम कर लो। एक्स को 2 कर देता हूं, वाई को 1 कर देता हूं। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, कैलकुलेशन जो भी बढ़ेगी। देखो 4 हो गया, 2 और 3 5। पूरा सोल्व करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 माइनस 3 माइनस 1, वाई को 1 रखा है 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 5 और 2। ठीक है, चारों ऑप्शन अलग वैल्यूज दे रहे हैं, 20 माइनस 4 माइनस 2 और 10। अब यहां पे सोल्व करना स्टार्ट करो। 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 4 माइनस 1 डेट इज 3 आ जाएगा यहां से। और यहां पे 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 प्लस 1 5। ये आ गया मेरे पास -2। -2 क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, मेरे हिसाब से सही है। अब एक सवाल ये है, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी सवाल है, बस याद रखना एग्जाम में ऐसा कुछ भी आता है। ये कुछ दे रखा है 3.254, इसका क्यूब है, 0.746 का क्यूब है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो आप कहेंगे सर ये पूरा a क्यूब है, ये पूरा b क्यूब है। ये क्या है, मेरे पास a स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है b स्क्वायर है, और ये मेरे पास क्या है ab है। सिंपल है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये बराबर होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अगर आप ध्यान देंगे तो ये नीचे वही पार्ट दे रखा है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, a माइनस b। a क्या है मेरे पास 3.254 माइनस b क्या है 0.746। डायरेक्टली आप यहां पे कर सकते हो, चारों ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 32 में से अगर 7.7 को घटाऊं, 32 में से 7 को मान लो 25, कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यही आंसर आएगा। ठीक है, बाकी दोनों मैंने देखा ही नहीं है, इससे बड़ा था। ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी पे थे, डायरेक्टली कर सकते थे। क्लियर हो गए, फॉर्मूला अलजेब्रा के अच्छे तरीके से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलजेब्रा के सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ज्योमेट्री की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अगर बेसिक नॉलेज ठीक है आराम से कर पाओगे आप। चलिए, अब ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन हम फटाफट से सोल्व करेंगे, जिसमें सर्कल और ट्राइंगल दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पॉइंट पे। उसके बाद कॉमन कोड की लेंथ दे रखी है हमें 12, हमें बताना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। चलो, ये मेरे पास ए पॉइंट पे 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी।
एक का रेडियस कुछ है, एक का कुछ है। जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ 12 दे रखी है। ये रेडियस हमें दे रखा है, एक 13 है और एक 15 है, तो छोटे वाला 13 और बड़े वाला 15 मान लेते हैं। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी जो मुझे निकालना है उसे मैं क्या कर देता हूँ, येलो से बना देता हूँ। ये मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? आपको ये चीज पता है, जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये रेडियस, ये छोटे वाली रेडियस अगर मैं इसे यहां से ये मिला दूं और यहां से ये मिला दूं तो फिगर क्या बन जाती है, पतंग बन जाती है, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। जब काइट फिगर बनती है तो मेरे डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और जो ये वाली साइड होती है दो इक्वल भागों में बढ़ जाती है। ये सारी की सारी चीजें हमें पता है। अगर ये सब पता है तो अगर आप कहेंगे सर ये 12 है तो ये वाला रीजन जो होगा ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर मुझे ये लेंथ चाहिए यहां से लेके यहां तक की, तो वो किसके बराबर होगा, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जो ये वाली लेंथ है मेरी यहां से लेके यहां तक, वो क्या आ जाएगी, रूट में 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। और जो ये वाली लेंथ है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। इन दोनों का सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 15 माइनस 6 डेट इज 9, 15 प्लस 6 21, 21 इंटू में 9 189। रूट में 189 किसी ऑप्शन में है क्या? चार ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही आंसर हो सकता है। ऐसे इसे सोल्व करोगे, 13 माइनस 6 7, 13 प्लस 6 19, 19 इंटू 7 133। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, क्वेश्चन सबको क्लियर है? इस पे बहुत सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड सवाल है, सीजीएल में बहुत ज्यादा सवाल थे कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड। मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूं। जो लेंथ होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, वो होती है अंडर रूट में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस में कैपिटल आर, मतलब जो बड़े सर्कल का रेडियस है, माइनस स्मॉल सर्कल का रेडियस, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है वो तभी बन पाती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जब दोनों सर्कल या तो एक दूसरे से दूरी पे हो, कुछ इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए ना टच करने चाहिए। तो उस केस में ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। दो सर्कल्स है जिनका सेंटर ओ और ओ डैश दे रखा है। दोनों सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 17। पी और क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं। एक सर्कल का रेडियस 7 है और एक सर्कल का रेडियस 15 है। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्यों दोनों को इंटरसेक्ट करके दिखाया है, क्योंकि ये 17 जो है ना, जो इनका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के सम से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट नहीं करते तो जो डिस्टेंस होता है ना इन दोनों के रेडियस के सम से बड़ा होता है। तो ये 17 है, एक का रेडियस है मेरे पास 15 और एक का है 7। समझाने के लिए बना रहा हूं फिगर बस, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें बताना है कि क्यों कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है ये। अब इसके लिए भी आपको पता है यहां पे एक वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम इसी तरीके से होती है हमारी। तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है, किस किस के बीच में लगेगी आप डायरेक्टली बताओ। एक तो होगा मेरा जो डिस्टेंस है ये 17, और इसके साथ ट्रिपलेट क्या बना रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस। क्या बना रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस। 15 माइनस 7 के हो जाएगा 8। 17 और 8 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, आपको पता है सर 15 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, ये हम याद रखते हैं। तो 15 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हो जाते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चंस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यूज करके, ठीक है। बस आप याद रखो कि जो ये वाली वैल्यू होती है, जो डिस्टेंस होता है दोनों सेंटर्स के बीच में, हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। बाकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के अंदर इनका डिफरेंस एक बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो अपनी लेंथ, या तो ऐसे ही इधर आर प्लस आर बेस, और दूसरा जो निकालना है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। पुट करोगे ये वाला फॉर्मूला आके तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करिए, फटाफट से पढ़िए।
क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, वो है, और इसका रेडियस 5 दे रखा है। चलो इधर ऐसे बना दिया, रेडियस 5। पी क्यू एक टेंजेंट है सर्कल पे एट पॉइंट ए ऑफ टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं सर्कल के ऊपर, डेट इज पी क्यू, तो ए पॉइंट है टेंडेंसी का मतलब ए वो पॉइंट होगा जो सर्कल को टच कर रहा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स अच्छे से समझते रहिए वरना दिक्कत आती है क्वेश्चन करने में खुद से। बी एक पॉइंट है पी क्यू के ऊपर कुछ इस तरीके से कि ए भी मेरा 12 है। ठीक है, बी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, आप यहां पे लेना चाहो यहां पे या फिर यहां पे कहीं भी हो सकता है, हमें कुछ बता नहीं रखा तो फिलहाल मैं ऊपर ले लेता हूं। ये ए भी मुझे कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर। अगर मैं यहां पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, एट पॉइंट आर। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ बी आर, ये वाली दूरी हमें बतानी है, कौन सी। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लो, अगर ये लाइन टेंजेंट है और यहां से ये मिला दूं तो ये तो रेडियस होगा मेरे पास 5, और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। 5 है, 12 है, किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, 13 के साथ, तो ये वाली पूरी दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 13। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस ट्रायंगल में। रेडियस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 13 में से 5 को घटा दूंगा तो मेरे पास ये बी आर की लेंथ आ जाएगी, और 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 8। दिस इज माय आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो लैंग्वेज बेस्ड सवाल था इजी बहुत, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सोल्व करना था। अब ये वाला सवाल भी एक बार पढ़िए सही से आप। मेरे पास दो सर्कल्स हैं, एक का सेंटर पी है और एक का सेंटर क्यू है, दोनों इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जिसका सेंटर पी है उसका रेडियस है 6 और जिसका सेंटर क्यू है उसका रेडियस है 4। तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। अच्छा ध्यान से समझना, यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो चीजों को समझने में। मान लो मेरे पास ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, आपको पता है जहां पे ये पॉइंट टच कर रहे होते हैं उससे अगर मैं एक सर्कल का सेंटर, मान लो मैंने ये वाले छोटे वाले सर्कल का सेंटर मान लिया, ये अगर एक लाइन ड्रॉ करूं जो इसके सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, वो जो बड़े वाला सर्कल है उसके सेंटर से भी पास होती हुई जाती है, ये आपको पता है। तो इसका रेडियस अगर 4 है तो मेरे पास ये भी 4 होगा। अच्छा बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी यहीं कहीं पड़ेगा, अगर इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कुछ ये चला जाएगा मेरे पास, जाएगा। इसका सर्कल क्या है, इसका रेडियस है 6, तो यहां से अगर मैं जाऊंगा 6 की दूरी पे तो ये 6 कह सकते हो आप, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को भी आप 6 कह सकते हो, और सेंटर कहीं ना कहीं यहां पे पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास इसका सेंटर भी आ गया। पी बड़े वाले सर्कल का सेंटर था तो ये पॉइंट होगा पी और ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा क्यू। क्या फिगर यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गई, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू मीट्स द बिगर सर्कल एट ए एंड बी। अब देखो ये मेरे पास पी क्यू है, पी क्यू की दूरी बता सकते हो क्या आप कहेंगे सर यहां से लेके यहां तक की दूरी 6 है, ये 4 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी पी क्यू की मेरे पास, ये वाली दूरी जो आएगी मेरे पास, ये वाली दूरी आ जाएगी 6 माइनस 4 डेट इज 2। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, बाइसेक्टर मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में बांटे, तो 2 को अगर 2 इक्वल पार्ट में बांट दूंगा तो 1 और 1। इसका परपेंडिकुलर भी अगर मुझे ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और ये सर्कल को कट कर रहा है एट पॉइंट ए एंड बी। हमें बताना है कि ए बी की दूरी क्या होगी, ए बी की लेंथ ही मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर यहां से लेके ये वाली दूरी तो मैंने अभी निकाली, ये कितनी है 1 है। यहां से लेके अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं मैं यहां तक, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, रेडियस के बराबर, डेट इज 6। 6 हो गया, 1 हो गया, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो मैं इस पॉइंट को अगर नाम दे दूं O, तो AO की दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये हो जाएगा अंडर रूट में 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और रूट में आ गया मेरे पास 35। अगर ये रूट 35 है, अब देखो बड़े वाले सर्कल मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास बड़े वाला सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये मेरे पास ए बी है, यहां से लेके यहां तक की ये परपेंडिकुलर भी, ये दूरी 1 है, ये मेरे पास रेडियस 6 है। कुछ इस तरीके से फिगर चल रही है। तो मैंने ये वाली दूरी निकाल ली, कितनी आ गई, रूट 35 आ गई।
हमें बताना है पूरी लेंथ ए बी की लेंथ क्या होगी। आपको पता है अगर मैं सेंटर से एक कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो उसे बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये वाली दूरी बराबर होगी, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, √35 होगी। और 35 √35 प्लस √35 डेट इज 2√35। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं बुक्स में इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इतना लंबा फॉर्मूले कितने याद करोगे आप, बेसिक से निकाल लो, टाइम नहीं लगेगा, ये तो समझाने में टाइम लगता है। कहता है मेरे पास एक सर्कल है जिसकी जो कोड है वो उसके रेडियस के बराबर है, तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। अब देखो मेरे पास मान लो ये सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर ये होगा, ये रेडियस होगा इसका। अब इसके रेडियस जितना ही अगर मैं कोड ले लूं तो कोड ऐसी बनेगी, और इसे यहां से भी ज्वाइन कर देता हूं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60, 60 और 60 डिग्री के। हमें बताना है जो ये कोड एंगल बनाएगी, ये हो गया मेरा, इस कोड को अगर मैं ध्यान में देते हुए चलूं तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा उसका डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं एंगल्स यहां से ड्रॉ करता हूं तो आप कहेंगे सर ये मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा उसका मान अगर मुझे निकालना हो तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये सेंटर पे अगर ये कोड एंगल बना रही है 60, तो इस पे क्या बनेगा? हाफ बनेगा, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा इसका हाफ होता है ये वाला एंगल। और अगर मेजर सेगमेंट में मतलब माइनर सेगमेंट पे हमें निकालना है कि इस सेगमेंट पे क्या एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहां से ये जोड़ दो। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं फिलहाल, आप कहेंगे सर ये ए बी सी एंड डी मान लूं, तो ए बी सी डी क्या हो गया? ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 30 प्लस एंगल डी ये कितना हो गया? 180, और एंगल डी मेरे पास कितना आ गया? 150 डिग्री। तो ये हो गया मेरे पास 150। इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 120 डिग्री। चले आगे। देखो ज्योमेट्री में क्वेश्चन को समझ पाना ये अपने आप में एक कला होती है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर निकाल लोगे, अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह पता है। ध्यान से पढ़ना होता है। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है उसे लास्ट के लिए छोड़ दो। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल है ABC। एक ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल है ABC। एंगल P एंगल A के बराबर दे रखा है, AC बराबर दे रखा है PR के। तो हमें बताना है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल को PQR और ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कौन सा रिलेशनशिप होगा। पहला रिलेशनशिप आपने कहा कि सर AB और PQ हो जाए, AB बराबर हो जाए PQ के, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। लेकिन किस प्रॉपर्टी से कह रहा है? SSS से नहीं होंगे, ये होंगे SAS से। ठीक है, अगर AB PQ के बराबर हो जाए और ये वाली साइड मैंने कहा इसके बराबर हो जाए तो SAS से होंगे। और यही हमें चौथे ऑप्शन में भी दे रखा है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट क्योंकि प्रॉपर्टी गलत लिखी हुई है। अगर एंगल Q एंगल B के बराबर हो जाए, एंगल Q कह रहे हैं, अब मैं ये फिलहाल हटा रहा हूं, वैसे आंसर आ गया, फिर भी आगे समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आगे ऑप्शन बता देता हूं। कहता है कि ये वाला एंगल भी अगर बराबर हो जाए इस वाले एंगल के, देखो अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये ASA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिराइव रिजल्ट डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा। यहां पे कह रहे हैं AAA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। AAA तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इससे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर कह रहा है BC बराबर हो जाए QR के, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं। ASS कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कॉन्ग्रुएंसी की। और अगर दो साइड दे रखे और एक एंगल दे रखा है, उनके बीच का एंगल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी हम नहीं कह सकते कि 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये भी सही नहीं होगा। चले आगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेसिक पे सवाल था, कहता है एरिया बता दो ट्राइंगल का जिसकी दो साइड्स 4 और 5 है और उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो हमें ये चीज पता है कि इसके लिए हमारे पास एक एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया होता है हाफ इंटू में जो दो साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल साइन में।
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में 4 इंटू 5 इंटू में साइन 45। कुछ लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगातार नहीं दिखते, तो वो याद रखें इस चीज को। 2 10 साइन 45 क्या होता है 1/√2। 10/√2 क्या हो जाएगा 5√2। दिस इज माय आंसर। अगला सवाल हमारे पास पढ़िए जरा। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है LMN, कुछ इस तरीके से है कि OP एक लाइन है जो MN के पैरेलल है। OP इंटरसेक्ट साइड LM एट O एंड LN एट P। तो हमारे पास यहाँ पे OP लाइन क्या है, कुछ इस तरीके से दे रखी है कि LM को O पे और P पे LN को काटती है। LM मुझे 15 दे रखा है, OM मुझे 4 दे रखा है, PN मुझे 5 दे रखा है और हमसे वैल्यू पूछी है LN की। ये वाली दूरी हमसे पूछी है कि क्या हो। अब देखो इस तरह की फिगर में हमें डायरेक्टली पता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ये 4 है, ये 4 का कितना है 5, 1.25 टाइम्स है, या 5/4 टाइम्स मैं कह सकता हूं। तो अगर ये 15 है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये 15 है, तो ये वाली पूरी दूरी LN x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 इंटू में 5/4। तो ये 75/4 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 18.75। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, ये कैलकुलेशन 75/4 बहुत बार देखने को मिलती है तो ये याद रहता है। बाकी ये तो हो गया डायरेक्ट करने का तरीका। कुछ लोग इसे बेसिक से करना चाहेंगे, तो बेसिक से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले तो आप ये प्रूव करेंगे कि ये वाला ट्राइंगल जो है छोटे वाला बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर आ जाएगा। वो कैसे करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा, कोरोस्पोंडिंग एंगल ये बीटा तो ये वाला एंगल बीटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे। फिर आप इनके साइड्स के रेशियो को कहेंगे कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब साइड का रेशियो निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 15 - 4 ये हो जाएगा मेरे पास 11, ये वाला हो जाएगा मेरे पास x - 5। आप कहेंगे सर 11 अपॉन में x - 5 ये बराबर होगा मेरे पास 15 अपॉन में x के, या 11 अपॉन में 15 कर लो और यहां पे x - 5 डिवाइडेड बाय x कर लो। इसे सोल्व करोगे तब भी आपको x का मान 18.2575 मिल जाएगा। बट ये बहुत लंबा मेथड है, आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है मैंने कैसे सोल्व करना है। प्रोपोर्शनैलिटी देखो, साइड से प्रोपोर्शन चीजें जानी चाहिए। जो इस साइड है, इस साइड के प्रोपोर्शन ये वाली साइड जाएगी, इस वाली साइड के प्रोपोर्शन ये वाली साइड, इस वाली साइड के प्रोपोर्शन ये वाली साइड। डायरेक्टली ये चीज देख के आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हो जैसे मैंने किया है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ता हूं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है PQR, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। लग रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो। कहता है S एक पॉइंट है QR के ऊपर सच दैट QR इक्वल्स टू 3QS। S एक पॉइंट है कुछ इस तरीके से QR इक्वल्स टू 3QS, मतलब अगर मैं इसे x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3x हो जाएगा। PQ मुझे 9 दे रखा है, SSC में पहले भी इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है, तो हमें PS का मान बताना है। देखो इसकी अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो कुछ बच्चे तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से इस सवाल को कर सकते हैं। हमसे इसके मान पूछा गया है, इसका ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये एक हिस्सा है, ये अगर पूरा का पूरा 3 हिस्सा। जब इस तरीके से कोई लाइन इसे स्प्लिट करती है तो हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल पहले भी आ रखा था तो रिलेशनशिप आप याद रख सकते हैं। हमारे पास रिलेशनशिप होती है जो ये PS है, तो मैं कहता हूं 9 इंटू में PS का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है मेरे पास 7 इंटू में जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आपने पढ़ी होगी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जरूर करा होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इस तरह के केस में। ठीक है, और अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्टली कर दोगे। 9 इंटू में मेरे पास PS का मान क्या है ये निकालना है, और यहां पे 7 इंटू में साइड है 9 स्क्वायर।
तो 9 से एक 9 कट जाएगा, ये बचा 63, PS आ जाएगा मेरे पास √63। ये हो गया डायरेक्ट तरीका करने का, अगर आपको ये रिलेशनशिप याद है। एक बार एग्जाम में ये रिलेशनशिप भी पूछी गई थी कि इसमें और इसमें रिलेशनशिप बता दो, तब हमने ये रिजल्ट निकाला था, और ये कुछ लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया तो उसे याद होगा। बाकी बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, बेसिक से कैसे करना वो मैं सिखा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं सोल्व करना स्टार्ट करूं, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। आप कहेंगे सर 3x 9 के बराबर, तो x किसके बराबर, 3 के बराबर, तो ये वैल्यू 3 के बराबर होगी। अगर मैं इसका क्या करूं, देखो ये वाली साइड अगर मुझे निकालनी है, मैं एक नए पेज पे बनाता हूं जिससे कि ये प्रॉपर्टी यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सको। यहां से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करता है, तो इस पूरे को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाली दूरी 9/2 आ जाएगी। ऐसे यहां से लेके यहां तक 9/2 आ जाएगा। 9/2 -3, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3/2 आ जाएगी। हाइट की वैल्यू क्या होती है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है साइड रूट 3/2, तो ये वाली दूरी 9√3/2 आ जाएगी। इस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं पूरा, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। PS का मान मेरे पास बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 9√3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे 3/2 तो इसमें भी है, 3/2 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा 3/2। यहां पे बचेगा मेरे पास 3√3 का होल स्क्वायर डेट इज 27, और सॉरी प्लस आएगा, हाइपोटेन्यूस निकालनी है +1, तो 28, जिसमें से 3/2 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 7, 2 से 2 कट गया, 3√7, 3 को अंदर ले जाएंगे तो मेरे पास 9 × 7 63। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आगे कहता है कि PQ का मान मेरे पास क्या है, x - y है। QR का मान मेरे पास क्या है, x है, और मेरे पास यहाँ पे PR का मान x + y है। ठीक है, थोड़ा सा अलग बन गया क्योंकि x मेरा बड़ा होना चाहिए x - y से, कोई बात नहीं, जैसी बन गई फिगर इसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे एक पॉइंट है QR के ऊपर कुछ इस तरीके से, QS = PQ। यहां पे एक S है पॉइंट, कुछ इस तरीके से QS PQ के बराबर है, मतलब ये हो गया x - y। और अगर ये x - y है, ये पूरा x है, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये वाली दूरी मेरे पास कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, हमसे पूछा है QS रेशियो SR। QS दैट इज x - y रेशियो SR दैट इज y, ये हमें बताना है। तो डायरेक्टली कर लो, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x y है, इनके फॉर्म में एक रिलेशनशिप मिल जाएगी x और y के बीच में, वो यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास ये वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x² मेरे पास बराबर हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर। a + b² - a - b² क्या होता है, 4ab होता है, तो ये हो जाएगा 4xy, और ये x² के बराबर, x का मान आ गया 4y के बराबर। अगर x 4y के बराबर है तो यहां पे इसे पुट करूंगा मैं 4y, तो 3y/y दैट इज 3 रेशियो 1। ये मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर, चले आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ज्योमेट्री क्वेश्चंस। अब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, उन्हें कैसे शॉर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए, जिससे कि मेंसुरेशन जिन लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ रखा उन्हें चीजें क्लियर हो जाए। देखो मेरे पास एक फिगर होती है क्यूब फिगर में क्या होता है, मेरे पास एक साइड होती है ये, ठीक है, इसकी सारी साइड जो होती है वो बराबर होती है, सेम होती है। तो अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये होता है मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, नहीं बेसिकली अगर क्यूब के फॉर्म में बात करेंगे तो हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। ये होता है 4 × साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², वॉल्यूम होता है a³। और डायगोनल की बात करते हैं तो हम इसके अंदर बात करते हैं मेन डायगोनल की। किसकी, मेन डायगोनल की। तो वो यहां से लेके अपोजिट वर्टेक्स को अगर आप मिला दो
तो ये मेन डायगोनल होता है और ये वैल्यू होती है मेरे पास a√3। ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, वरना सारा एक्सप्लेन करके भी समझा देता। अब मेरे पास फिगर आती है क्यूबॉइड, घनाभ। इसमें तीन चीजें होती है, एक होती है लेंथ, एक होती है मेरे पास ब्रेथ, चौड़ाई, लंबाई, और एक होती है इसकी हाइट। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है मेरे पास 2h L प्लस बी, जिसे आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और मेरे पास वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहां पे लॉन्गेस्ट डायगोनल रूट में L² प्लस B² प्लस H। चले आगे। एक होता है हमारे पास सिलेंडर, ठीक है, बेलन। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, देखो इसका रेडियस होगा r, नीचे सर्कुलर पोर्शन होता है, हाइट होती है, ये होता है 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R H प्लस R, और यहां पे वॉल्यूम होती है मेरे पास पाई R² H। इसके बाद आता है कोन। कोन का ये रेडियस है, नीचे सर्कुलर पोर्शन होता है, H होती है इसकी हाइट। अगर हम कहीं टेंट वर्ड सुने, कोनिकल टेंट, तो उसमें टोटल उसमें एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं जनरली, या कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे आएगा, उसकी बात कर रहे होते हैं। मैं सारी चीजें एक बार इसके प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं। एरिया ऑफ बेस पूछे तो पाई R² है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पूछे तो वो होता है पाई RL। L क्या होता है, ये होता है स्लांट हाइट। अगर स्लांट हाइट निकालनी है, आप देखेंगे ये रेडियस है, ये H है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो L होता है मेरे पास स्लांट हाइट, ये बराबर होता है रूट में R² प्लस H² के। और अगर इसकी वॉल्यूम पूछ ले तो मेरे आयतन पूछ ले तो ये होता है 1/3 पाई R² H। फिर फर्स्ट टर्म होता है, अगर कोन को मैं बीच में से काट दूं पैरेलल टू बेस तो इस तरह की फिगर बनेगी, बाल्टी जैसी, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी। इसकी वॉल्यूम होती है ये 1/3 पाई H R² प्लस RH प्लस R²। लेटरल सरफेस एरिया होता है ये, और टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे पास ये, ठीक है। चलें आगे। स्फीयर की बात करेंगे, बॉल, क्रिकेट बॉल जैसे आपकी होती है, उसका सिर्फ एक रेडियस वाला कंपोनेंट होता है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये होता है 4/3 पाई R3, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई R²। ये याद रख लेना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया सेम ही होता है। अगर इसमें एक कट लगाया जाए, मान लो मैं इसे बीच में से काट दूं, तो ये कट का एरिया क्या होगा, पाई R²। इस कटिंग जहां पे भी काटेंगे उसका एरिया जाएगा इतना। और अगर दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, मान लो एक कट लगाया, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, तो इसका अब सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर एक एरिया मेरा ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा और एक एरिया ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, तो पाई R²। एक कट की वजह से 2 पाई R² एरिया में इंक्रीमेंट होता है एक स्फीयर के, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर को अगर मैंने बीच में से काट दिया तो उसका आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम की बात करेंगे, वो 4/3 था, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई R3। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे खाली ये वाले रीजन की, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई R²। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें ये वाला एरिया भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 पाई R²। और एरिया ऑफ बेस की बात करें, जब हम बेस की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला फ्लैट पोर्शन की बात करेंगे। अगर हम उल्टा रख दें तो ये बेस बन जाएगा मेरा, और इसे हम कहते हैं पाई R², क्योंकि सर्कल होता है बेस। चले आगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम फटाफट से करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास कहता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ 30 सेंटीमीटर हाई solid right circular cylinder at the rate of 25 rupees per meter square is 18425. What is the volume of the cylinder? ठीक है, मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें दे रखे 25 पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बतानी है कि क्या होगी। तो जब हम सिलेंडर को पेंट करेंगे तो टोटल एरिया पे पेंट करेंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया पे पेंट करेंगे।
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। इससे पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोस्ट मिल जाएगी, जो मुझे दे रखी है यहाँ पे 18425। थोड़ा सा सही कर लेना यहाँ पे, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार देख लेंगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भी। चले आगे। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करके आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। हमें इसकी क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम क्या होती है मेरी, पाई, वॉल्यूम होती है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे रेडियस भी चाहिए यहाँ पे और हाइट भी चाहिए। हाइट दे रखी है, पहले मैं इस फॉर्मूले से रेडियस निकालूंगा, फिर यहाँ पुट करूंगा, अपना आंसर निकालूंगा। तो 2 स्टेप आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है सोल्व करने में, कैलकुलेशन है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा ये इंटीजर वैल्यू में आंसर दे रखा है और यहाँ पे पाई भी 22/7 दे रखा है, कहीं अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की गई। तो मेरा आंसर किस किस का मल्टीपल होगा अगर इंटीजर वैल्यू में चाहिए। देखो पाई होता है 22/7 और इंटू में यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है और इंटू में हाइट है। हाइट है 30, तो 7 कहीं ना कहीं रेडियस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, रेडियस 7x मान सकता हूं। तो मेरा आंसर यहाँ पे एक 7 कट जाएगा, एक 7 बच जाएगा, तो 7 का मल्टीपल होगा। और यहाँ पे 22 है तो 11 इंटू 2 है, तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, आप चेक कर लो। सबसे पहले तो हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं, ओड प्लेसेस पे सम, इवन प्लेसेस पे सम, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास वैल्यू 6 - 6 0, 11 से कट रहा है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ये हो सकता है 6 और 5, ये नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 11 से 3 कट रहे हैं। अगर मैं अब 7 से चेक करूं, 7 से कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे कटेगी, 7 से इसे काटा 45 35, ये 7 से कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है, बन जा 7 42, ये 7 से नहीं कट रहा। क्या ये वाली, ये तो पहले कैंसिल हो गया था, क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 121 नहीं कटता 7 से। तो एक ही आंसर मेरा हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा, ठीक है। विदाउट सोल्विंग हम ऑप्शन की मदद से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जहां पे भी हमें पाई दिख जाए तो मतलब 11 का मल्टीपल होगा, और अगर हमें रेडियस के फॉर्म में मतलब पाई से मल्टीप्लाई करके कुछ चीजें निकाल रहे हैं तो हमें यह देखना होता है कि अगर हाइट में 7 का मल्टीपल आ जाता तो 7 का मल्टीपल मेरा आंसर नहीं जाता, जरूरी नहीं होता रेडियस में 7 मिलता। लेकिन अगर हाइट में 7 का मल्टीपल नहीं है तो रेडियस में 100% होगा, अगर रेडियस में 100% होगा तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा 7 का भी मल्टीपल होगा, ठीक, क्योंकि रेडियस स्क्वायर में। ये सारी चीजें याद करते हुए आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना बेसिक से करना तो मैं करा ही देता हूं आपको। 25 से काटोगे 7 जा 92 3 जा और 175 7 जा, ये आ गया मेरे पास। अब यहां पे भी कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना कैसे करनी है। 2 इंटू में 22/7 है तो 2 इंटू 11/7 लिख सकता हूं, इंटू में आर है मेरे पास यहाँ पे 30 प्लस आर है और ये 737 है। आप देखेंगे यहाँ पे 11 से काट सकता हूं मैं इसे, 6 7 है, ये 6 जा जाएगा पहले, फिर 7 जा जाएगा, 67। आगे तो कुछ नहीं है कट रहा ना हमारा, तो यहाँ पे और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बचा 4r 30 प्लस आर और ये वाली वैल्यू 67 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो ये 4 कैसा आएगा, 4 इज नथिंग बट 2 इंटू 2, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। 4 इज नथिंग बट 2 इंटू 2, वरना बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको करना आना चाहिए। 4 हटा दिया मैंने यहां से, तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पे मुझे 2 कहां से मिलेगा, r को क्या मैं मान सकता हूं x/2, फिलहाल मैं r को मान लेता हूं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, x/2। तो मुझे यहाँ पे 2 और 2 मिल जाएगा, आप कहेंगे सर ये x/2 है, यहाँ पे x/2 रखूंगा तो 60 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। और ये 2 और 2 से क्या कट जाएगा फिर मेरा, ये 2 और 2 से ये 4 कट जाएगा और 67 और 7 है, x इंटू में 60 प्लस x 67 इंटू में 7। तो आप कहेंगे सर ये x का मान क्या है, x 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 60 प्लस 7 67। तो मेरे पास अगर x 7 के बराबर आ गया तो रेडियस का मान कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन किया कीजिए, थोड़ा बहुत चेंजेस देखेगी कैसे ये चीज हो सकती है, तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसे, ये मेरे पास यहाँ पे 4r था तो 2r बाहर रख लेते, अंदर 2r ले जाते। और क्या कर सकते थे, अगर x नहीं मानना था आपको तो यहाँ पे ये 4 को नीचे मत लेके जाओ, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 4r रहने दो,
यहां पे मैंने रखा 2r, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 60 प्लस 2r। दिख रहा है आपको ये 67 प्लस 7 है, 67 इंटू में 7 है, तो 2r अगर मेरा 7 को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या हो जाएगा 67 बन जाएगा। 2r मेरा किसके बराबर 7 के बराबर और r का मान 7/2। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर x का मान 7/2 आ गया तो मेरे पास वॉल्यूम क्या होगा 22/7 इंटू में रेडी 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में मेरे पास 30। वैसे मुझे पता होता है जब रेडियस 7/2 होता है तो यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर होता है 38.5। आप चाहो तो कर लो 38.5 में 30 को मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे और ये वाली वैल्यू 1155 आ जाएगी। वरना बेसिक से कैलकुलेशन करके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलूं क्या आ गया अब मैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी, ये चीज ध्यान रखिए। अगला सवाल मेरे पास कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड इज 1536। एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मतलब ये वाली साइड x, ये वाली साइड x, ये वाली साइड x और ये वाली साइड x रही होगी। इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है जो कि किसके बराबर है 37.5% ऑफ एरिया ऑफ बेस के बराबर है। बेस का एरिया कितना होगा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ये 37.5 कितना होता है 3/8 सॉरी ऑफ टोटल सरफेस एरिया डेट इज 1536। तो यहां से मुझे x का मान मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम क्या होती है पिरामिड की 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में हाइट। ये निकालना पड़ेगा। अब हाइट कौन सी है, हाइट भी हमें नहीं दे रखी, वो भी निकालनी पड़ेगी। तो काफी सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल ये जा सकता है। अब यहां से अगर हम देखें तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 8 से काट दूंगा मैं इसे 1 जा, फिर 9 जा जाएगा और 2 जा जाएगा 192। अगर देखो एक्स स्क्वायर बाई 3 को नीचे ले जाऊं मैं तो एक्स स्क्वायर बाई 3 फिलहाल क्या आएगा मेरे पास 192 आएगा। तो ये रिजल्ट भी आप याद करके रख लो। यहां पे मुझे पता चल गया कि जो मेरा आंसर होगा वो 192 इंटू में एच होगा। तो 192 किसका फैक्टर है चेक करके आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बाकी एच में डिनोमिनेटर में कुछ चीज भी आ सकती है तो कुछ चीजें कट सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल मैंने कुछ चीजें निकाल ली। मुझे अब हाइट निकालनी है और इसमें x का भी मान निकालना है। अगर आप 192 को ब्रेक करेंगे तो आपको बताइए क्या होता है 3 इंटू 64 होता है। क्या होता है 3 इंटू 64 कितनी बार कैलकुलेशन करते हैं। तो x का मान निकालने के लिए 3 इंटू 3 बार आ गया। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो x आ गया 24। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मुझे यहां पे क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। हाइट निकालने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिएगा। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर देते हैं, एग्जाम टाइम में हिट नहीं करता। सेंटर जो होगा ना मेरे पास, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे 2 डायगोनल ड्रॉ कर दो, जो सेंटर मिलेगा आपको वो आ गया सेंटर। इसका सेंटर से टॉप तक का जो वेल जाएगा वो होगी इसकी हाइट। तो ये हमें हाइट यहाँ पे क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी है कि हाइट क्या होगी, फिर यहाँ पे पुट करूंगा। अब हाइट कैसे निकालेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इतना, ठीक है। अगर एरिया ऑफ बेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। पिरामिड के केस में यही होता है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ बेस 37.5% है तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 62.5%। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है मेरे पास हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है मेरे पास, ये वाली, इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। तो यहां से मैं ये वाली दूरी निकालूंगा पहले, मेरे पास आएगा 62.5% ऑफ दिस, ये होगा 5/8 ऑफ 1536। ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/2। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, बेस है x, पेरीमीटर होगा 4x, तो 4 इंटू में 24 और इंटू में स्लांट हाइट यहां से निकल जाएगी। आप सोल्व करेंगे। अभी मैंने देखो 8 से काटा था तो 192 आया था, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये आया 192। आप यहां से काटेंगे 2, 24 इंटू 2 48 से 4 टाइम्स आएगा, 4 इंटू 5 आ जाएगा 20। स्लाइंट हाइट आ गई मेरे पास 20। अब यहां से मुझे एक्चुअल हाइट निकालनी पड़ेगी। आप ध्यान से देखना, जो मैं ट्राइंगल यहां पे बनाने वाला हूं,
ये मुझे स्लांट हाइट निकालनी थी, स्लांट हाइट मिल गई, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल सकता हूं, और ये वाली दूरी। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनाएंगे। आप देखो यहां पे ये दूरी कितनी होगी, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जनरली मेरा ऐसा दिखता है, ये इसका मिडल पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये पूरी दूरी 24 है, तो ये 12 होगी या नहीं होगी? होगी। तो मेरे पास इस ट्राइंगल को रीड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 20 है, मुझे ये वाली वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। आप कहेंगे सर ट्रिपलेट गिन लो, किसके साथ होगा? ये मेरे पास 20 इज नथिंग बट 4 इंटू 5, ये 3 इंटू 4, 4 तो कॉमन आ गया, 3 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 4 के साथ, तो ये हो गया 4 इंटू 4। ये हाइट होगी, हाइट अगर 4 इंटू 4 16 आ गई, तो यहां पे पुट करेंगे, मेरे पास 192 इंटू में 16, क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 इंटू 6 12, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन खत्म। लंबा सवाल था, एग्जाम में आ गया, आपके 2 मिनट तक ले जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा सवाल है। इसी तरीके का एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। मेरे पास एक राइट स्क्वायर पिरामिड है जिसका लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है 624, स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ 24√2 है, तो हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी। देखो डायरेक्टली वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा सिंपल हो गया है, यहां से लेके यहां तक करा, ये दे रखा 24√2, डायगोनल क्या होता है? साइड √2, तो साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास? स्क्वायर की 24 आ जाएगी। मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब 4 इंटू 24 इंटू में स्लांट हाइट, और ये हो जाएगा मेरे पास किसके बराबर? 624 के बराबर। आप काटोगे यहां से 2, 24 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 जा 48, और ये आ जाएगा मेरे पास 144, 6 जा 2 से काटूंगा तो ये आ गया 13, तो स्लांट हाइट आ गई मेरे पास कितनी? 13। अब इसकी एक्चुअल हाइट निकालनी हो मुझे, तो कैसे करेंगे? देखो यहां से लेके यहां तक 24 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 12 होगा, इसका आधा। स्लांट हाइट मैंने निकाल ली, ये कितनी आई है? 13। एक्चुअल हाइट होगी ये। ट्रिपलेट किसके साथ बनाएंगे? 13 12 बनाता है ट्रिपलेट किसके साथ? 5 के साथ। तो मेरे पास यहां पे हाइट आ गई 5, वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। 3 से 24 को काटूंगा 8, 8 इंटू 24 इंटू में 5, 24 इंटू 5 120, 12 इंटू में 96, 960। दिस इज माई आंसर। चले आगे। तो ये सिंपलर वर्जन था, ये इसका बेटर वर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास फ्रस्टम से रिलेटेड सवाल है, पढ़िए जरा। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक फ्रस्टम है जिसके हमें 2 रेडियस दे रखे हैं, एक 28 है और एक 7 है, और इसकी हमें हाइट दे रखी है 45 सेंटीमीटर। इसे पिघला के एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया है जिसका हमें रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है 3:5। हमें बताना कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πRh होता है ना। पाई को 22/7 लेना दे भी रखा है, और इंटीजर वैल्यू में आंसर है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस को अगर मैं 3x मान लू और यहां पे 5x मान लू, तो आपको ये चीज समझ में आएगी यार। देखो यहां पे x जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तभी इंटीजर वैल्यू आ सकती है, लेकिन x 2 बार है, तो जो मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, और यहाँ पे 22 में वो 11 का मल्टीपल होगा। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकालेंगे, तो इट मे टेक टाइम। तो आपको ये चीज देखते ही समझ आ जाएगी जो मैंने बताई है। तो मेरा आंसर 7 और 11 दोनों का मल्टीपल होगा। अब आप यहाँ पे चेक करो 11 का मल्टीपल कौन सा? ये है, ठीक है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये वाली वैल्यू 11 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये वाली वैल्यू 11 का मल्टीपल है? नहीं है।
11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरा। ठीक है, बेसिक से आप करना चाहो तो बेसिक से हम कर ही सकते हैं। बाकी ये आपको अगर फॉर्मूला भी याद नहीं था फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम क्या होती है, तो डायरेक्ट लॉजिक से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। अपना लॉजिक वाला पार्ट हमेशा ऑन रखो कि क्या निकालना है, कैसे करना है। अच्छा, बेसिक से करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम होती है π/3 इंटू में h, हाइट कितनी है 45, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r, यही होगा। और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास पाई, रेडियस का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर डेट इज 9x स्क्वायर, और यहां पे मेरे पास 5 है तो 5, और यहां पे x क्यूब कर दिया, तीनों x को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर 945 पाई, 45 पाई तो ये तो कट गया अलग के अलग, तो मेरे पास x क्यूब जो होगा वो होगा 7 स्क्वायर 28 स्क्वायर 7 इंटू 28, 7 स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूं, डिवाइडेड बाई 3 है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4, यही बचेगा। 21 बचा, इससे काटूंगा तो बचेगा 7, और x का मान क्या आ गया मेरे पास 7 आ गया। अगर x का मान 7 आ गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में पाई, हमसे क्या पूछा टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई r, 2 इंटू में रेडियस 3 इंटू में 7 और हाइट 5 इंटू में 7। सोल्व करके आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4620। ठीक है, ये हो गया बेसिक वर्जन। चलिए अगला सवाल हमारे पास कहता है एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ पानी है, उसकी हाइट जो है पानी की वो 16 सेंटीमीटर तक उसके अंदर पानी भर रखा है। फिर उसके अंदर हमने क्या करा, एक 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला क्या करा, उसके अंदर एक हमने स्पेयर डाल दिया। हमें बताना है कि कितनी हाइट तक वाटर राइज करेगा अगर मेरे पास सिलेंडर का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का रेडियस ये कितना है 12 है। थोड़ा सा ये अजीबोगरीब बनाने की कोशिश की गई है क्वेश्चन को, ये हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि क्या होगा, हाइट कितनी राइज करेगी। ठीक है, पहले मेरे पास मान लो सिलेंडर, में दोबारा रिपीट करता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक सिलेंडर था, ये 16 सेंटीमीटर पानी था इसके अंदर, ये पूरा का पूरा भरा हुआ था। ठीक है, पहले यहां तक भरा हुआ था, लेकिन जब इसके अंदर मैं सिलेंडर डाल दूंगा तो पानी मेरा क्या होगा, ये कुछ हो सकता है यहां से थोड़ी सी और हाइट ले ले, मैं मान लेता हूं x सेंटीमीटर की हाइट ये और अटेन करेगा, क्योंकि जो इसकी वॉल्यूम है इसके बराबर यहाँ पे पानी ऊपर तक जाएगा। तो हमें बताना होगा कि ये हाइट कितनी है। इस क्वेश्चन में हम कहेंगे जो स्फीयर की वॉल्यूम है वो डायरेक्टली इंक्रीज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी, और इंक्रीज वॉल्यूम होगी पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में मेरे पास जो इंक्रीज इन हाइट है डेट इज x, ये बताएगा 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 12 स्क्वायर इंटू में x, ये बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू में इसके रेडियस का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, मेरे पास यहाँ पे 3, और यहाँ पे फिर 3 से काटूंगा, 12 को भी 12 इंटू 12 लिख देता हूँ, तो 4 और 3 12 कट गया पूरा, 3 से काटूंगा तो 4 और 3, x बचेगा मेरे पास 27/4 जो हो जाएगा 6.7। दिस विल बी माय आंसर। देखो इसे एक बार समझने की कोशिश करो, फिर मैं जो अपना पॉइंट बता रहा था वो एक बार दोबारा से बताऊंगा आपको। देखो इस क्वेश्चन में तो हमें क्लियरली ये चीज विजिबल थी कि जो हाइट जाएगी, एक मैं नॉर्मल दोबारा से सिलेंडर को ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास सिलेंडर है। ठीक है, एक वेरिएशन एसएससी में नहीं पूछता बट लेकिन हायर एग्जाम्स में कई बार पूछ सकता है जो मुश्किल पेपर बनाया जाए। तो मेरे पास इसके अंदर अभी पानी है सिर्फ, तो ये टोटल हाइट इसकी कितनी है, ये 9 है, ये 9 है, ये हो गया 18। यहां से अगर मैं देखूं तो ये है 18, राइट।
जो मेरे पास इसके अंदर पानी भरा हुआ था वो था कितनी हाइट तक, और इसका रेडियस 12 था। अगर मान लो इसका रेडियस 12 ना होकर कुछ ज्यादा होता, मान लो इसका रेडियस क्या होता, मेरे पास 12 की जगह क्या होता, मैं मान लेता हूं इसका रेडियस होता मेरे पास 30, तो उस पर्टिकुलर केस में, या 30 से भी बड़ा कर देता हूं मैं, चलो कहता हूं कि इसका रेडियस है 130, बहुत चौड़ाई में सिलेंडर है मेरे पास, इसमें 16 सेंटीमीटर तक ही पानी भरा हुआ है, लेकिन जब मैं इसके अंदर स्फेरिकल बॉल डालता, इसकी ऑफ रेडियस 9, तो ऑफ रेडियस 9 की स्फेरिकल बॉल डालता, तो उस पर्टिकुलर केस में जब ये पानी ऊपर तक जाता ना, जो हाइट अटेन करता, वो इसके ऊपर तक नहीं जा पाती, वो हाइट कहां तक जाती, हो सकता है वो सिर्फ यहां तक जाती। जो ये डिफरेंस था ना 16 और ये पूरा 18 है, जो हाइट अटेन होती है, अगर 2 सेंटीमीटर से कम की हाइट अटेन होती, तो उस केस में ना चीजें थोड़ी सी मेरी बदल जाती। उस केस में डायरेक्टली हम वॉल्यूम को इक्वल करके नहीं बता पाते कि चीजें मेरी कितनी चेंज हुई है या वाटर लेवल मेरा कितना राइज हुआ है, क्योंकि वाटर लेवल में जो ये वाला कंपोनेंट है, वाटर लेवल को राइज करने में जो स्फीयर का ये वाला कंपोनेंट होता, इसका कोई योगदान नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन का योगदान रहता, तो मुझे इस वाले पोर्शन की वॉल्यूम निकालनी पड़ती, ठीक है, वो इस हाइट के इक्वेट करता, तब जाके मेरा आंसर आता, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। ऑल्दो एसएससी में इतना सब नहीं पूछते, उस लेवल पे नहीं जाते, वो आईआईटी वगैरह की चीजें हैं, एसएससी में सिंपलर पूछते हैं। चल करो ये वाला क्वेश्चन। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर होल है, जिसकी लेंथ 126 है और इसकी हाइट हमें 90 दे रखी है। हमें उस स्क्वायर टाइल का एरिया बताना है जो इसे पूरे तरीके से कवर कर सकती है और उसका साइज मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हमें ऐसी स्क्वायर टाइल्स इसके अंदर लगानी पड़ेंगी जिससे ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, और इस टाइल का साइज मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो कहते हो सर आप इन दोनों का HCF ले लो, मतलब क्योंकि चौड़ाई भी 126 से कटनी चाहिए, 126 का एक फैक्टर होना चाहिए चौड़ाई, और हाइट भी क्या होना चाहिए, 90 का एक फैक्टर होना चाहिए, और ये भी x है ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा स्क्वायर की डायमेंशन वो बन जाएगी, और 90 और 126 का HCF अगर हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। आप इसे डायरेक्टली देखना चाहें तो 6 से कट रहा है दोनों, 18 से कट रहे हैं दोनों, है ना, 18 इंटू 5 है ये, और 18 इंटू वो 7 है, तो 18 इनका HCF हो जाएगा। अगर HCF 18 है तो स्क्वायर टाइल का एरिया क्या होगा, 18 स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा 324। इसे सही बना लो फिगर को। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेरे पास एक मेटेलिक स्फेरिकल बॉल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसे पिघलाया जाता है और एक्स हेमिस्फेरिकल बॉल्स बनाई जाती हैं जिनका रेडियस क्या है, इसके रेडियस से आधा है, तो हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसकी वॉल्यूम और उन सारी जो छोटी स्फेरिकल बॉल्स बनेंगी, हेमिस्फेरिकल बॉल्स बनेंगी, उनके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और मैं मान लेता हूं एन ऐसी हेमिस्फेरिकल बॉल्स बनेंगी, एक बॉल का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इसका रेडियस क्या होगा, अगर ये आर है तो ये क्या है r/2 है, तो r/2 क्यूब होगा। सोल्व करके आप एन का मान निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये पाई कट गया, 3 कट गया, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये 8 बनेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो 2 इंटू में 8, ये आ जाएगा 16। चले आगे,
कहता है मेरे पास एक मेडिसिन है जो एक हेमिस्फेरिकल बाउल में बनाई गई है, जिसका डायमीटर है 36, मतलब रेडियस कितना हो गया, 18 हो गया। पूरा भर दिया गया है इसे, और इसके अंदर जो मेडिसिन बनाई गई है वो स्मॉल सिलेंडर्स में हमने डाल दी, जिनका डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना होगा, 3 होगा, और हाइट कितनी है मेरे पास, 6 है। तो हमें बताना है कि कितनी बोटल्स, ऐसे सिलेंड्रिकल बोटल्स प्रिपेयर हो जाएंगी। तो आप कहेंगे सर अगर n बोटल्स प्रिपेयर हो रही हैं तो n इंटू में पाई r स्क्वायर इंटू में h, ये वॉल्यूम हो जाएगी। ये किसके बराबर, इस हेमिस्फेरिकल बाउल की वॉल्यूम के बराबर, तो ये 2/3 पाई r क्यूब डेट इज 18 इंटू 18 इंटू 18, यही होगा। सोल्व करके हम n का मान बता देंगे। 6 3 जा 18, एक 18 कट गया, 3 3 9, यहां पे बचेगा 2, 18 इंटू 4 72, दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है जिसके अंदर कुछ जूस रहा होगा, ठीक है। इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 18 है, मतलब रेडियस 9 दे रखा है। इसमें कुछ जूस है, हमने इसके अंदर कुछ स्पेरिकल बॉल्स डाल दी, जिसकी वजह से इसका कुछ लेवल राइज हुआ होगा, तो मतलब पहले लेवल ये था, तो जो लेवल राइज हुआ उसकी हाइट को फिलहाल मैं h मान लेता हूँ। ये स्पेरिकल बॉल्स कंप्लीटली सबमर्ज हो गई, पूरी की पूरी इसके अंदर चली गई। तो हमें बताना है ये जो हाइट है वो भी 40 मुझे दे रखी है, जो स्पेरिकल बॉल्स हैं इनका डायमीटर मुझे 6 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इनका, रेडियस इनका 3 हो जाएगा। तो हमें बताना है कितनी बॉल्स डाली गई होंगी। आप कहेंगे सर इसकी वजह से, इन स्फेरिकल बॉल्स की वजह से वॉल्यूम जो इंक्रीज हुई है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में हो गई है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो निकलेगा ये निकलेगा पाई, रेडियस इसका दे रखा है हमें 9, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 40, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। अगर n स्फेरिकल बॉल्स हैं तो n इंटू में 4/3 पाई इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक 3 से एक कट गया, 3 3 जा 9, एक 9 कट गया, 4 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 10, और पाई से पाई कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या है, 90। अगला सवाल हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक रोड है जिसका डायमीटर है 2 और लेंथ है 45 सेंटीमीटर से पिघला के एक वायर बनाई गई यूनिफॉर्म थिकनेस की, जिसकी लेंथ है 5 मीटर। हमें डायमीटर बताना है वायर का। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करेंगे अब हम कुछ, ठीक है। 10 सवाल है, फटाफट से जल्दी करिए। वैल्यू दे रखे 1 प्लस साइन की पावर 4 है माइनस कोस की पावर 4 है कोसेक स्क्वायर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या करें, वैल्यू पुटिंग मेथड लगा लें। मेरे पास 0 इक्वेशन, एक वेरिएबल, ऑप्शंस भी वैल्यूज के अंदर दे रखा है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई दिमाग नहीं लगाना, तो आप सीधा सीधा करो। सर ए को कर लेते हैं हम 45 डिग्री, ठीक है। ए को 45 करेंगे तो, वरना आप कुछ और भी कर सकते थे, जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे साइन है, कोस है और कोसेक है। इस पर्टिकुलर केस में आप ए को 90 कर लो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन और कोस और कोसेक के फॉर्म में ए को 90 भी रख सकते हैं, वरना 45, चलो मैं 90 ही रखता हूँ, 90 इज इजियर। तो मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 0 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर मेरा बी इज करेक्ट। क्वेश्चन हो गया खत्म। बेसिक से आप लोग कर सकते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट करो, सोल्व कर लो। कहता है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर है, तो इसका मान बता दो। ये मैंने मॉक में भी क्वेश्चन डाला था, मैं आपको करवा देता हूँ, याद रखना। जब ऐसा हो, देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए मेरा किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। अगर कोस स्क्वायर ए मेरा साइन ए के बराबर हो गया, तो कोस 4 ए किसके बराबर, साइन स्क्वायर, और यहाँ पे ये किसके बराबर, साइन क्यूब। साइन को कॉमन ले लो, साइन प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये मुझे दे रखा है साइन प्लस साइन स्क्वायर डेट इज 1, तो साइन इंटू में 1,
हमसे पूछा है साइन ऑप्शन में है तो यही आंसर हो जाएगा। चले आगे। एक इक्वेशन एक वेरिएबल वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। 7 साइन स्क्वायर है प्लस 3 कोस स्क्वायर है, इसके बराबर कोटे बताना है। तो आप करेंगे सर इसे ब्रेक, 7 साइन स्क्वायर को, ये 3 कोस स्क्वायर है तो इसे मैं 7 साइन 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन कोस स्क्वायर में स्प्लिट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 साइन स्क्वायर ही तो होगा। 3 को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1, तो ये मेरे पास बचेगा 3। तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे ये घट के माइनस बन जाएगा, साइन स्क्वायर है 1/4 और साइन है मेरे पास आ जाएगा 1/2। ऑल्दो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एंगल्स वगैरह नहीं रखा, तो साइन स्क्वायर एज इट इज रख लो। ये मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मेरे पास होता है क्या हाइपोटेनियस स्क्वायर। हमसे पूछा कोटे, कोटे क्या होता है, ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस निकालूंगा तो दिस माइनस दिस 3√3 बचेगा और अपॉन में परपेंडिकुलर पी स्क्वायर 1 है तो पी भी 1 होगा, खत्म। वरना यहां से आप साइन स्क्वायर, ये है साइन है मेरा 1/2 आता, आप कहते सर ए 30 डिग्री होगा, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू बता दो, 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमा जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें पता होती हैं। हमें पता होता है ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 2√ab। और यहाँ पे कोसेक की जगह अगर मैं लिख देता सेक स्क्वायर थीटा और साइन की जगह लिख देता कोस स्क्वायर थीटा, तब भी ये रीजन वैलिड रहती। और या इसकी जगह लिख देता मैं तब भी ये चीज वैलिड रहती। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√16 इंटू 25 और मेरे पास 4 5 20 इंटू 2 40। दिस विल बी माय आंसर। चले आगे। क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर और हमें इसका मान बताना है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो कोट है, सेक है, कोसेक है, साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा। अगर मैं साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करता हूँ तो 1/sin है। यहाँ पे मेरे पास ये कोस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर साइन क्यूब इंटू में 1/cos है, तो मेरे पास यहाँ पे cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन क्यूब 1/sin है। एलसीएम ले लूंगा तो साइन क्यूब आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा और ये 1/sin क्यूब बचेगा। 1/sin क्यूब इज नथिंग बट कोसेक क्यूब। अब कोसेक क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोट दे रखा है और कोट और कोसेक के बीच में रिलेशनशिप होती है। अगर दोनों जगह मैं 1 को ऐड कर दूं, यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस ई स्क्वायर के। हमसे क्या पूछा कोसेक क्यूब थीटा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस ई स्क्वायर और इसका पावर 1/2 है ना, और इसका क्यूब कर दूं तो यहाँ पे 3/2। चले आगे। सिंपल था, कोई वैल्यू वगैरह पुटिंग करने की जरूरत नहीं थी आपको, वरना 2 इक्वेशन थी, एक वेरिएबल था, थीटा की वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम करते फिर ऑप्शंस में चेक करते तो भी आपको आंसर मिल जाता। ई की एक फिक्स वैल्यू भी होती है, उसके बेसिस पे भी कई बार होता है, ये तो डायरेक्टली आप वेरिएबल फॉर्म में एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करके थीटा का अपने माप से मान के भी कर सकते थे। अगला सवाल मेरे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसके बराबर है साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बतानी। कोस थीटा माइनस साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, ये होता है रूट में प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्या है, ये होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। प्लस माइनस 2 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो 11/9 बचेगा। 18 माइनस 11 7,
तो प्लस माइनस √7/3 लिख सकता हूँ, ये वैल्यू आएगी। प्लस माइनस नहीं दे रखा तो प्लस वाली √7/3 के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेक थीटा सेक ए माइनस टेन ए पी के बराबर है, तो सेक ए का मान क्या होगा ये बताना है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ये तो आइडेंटिटी के फॉर्म में भी याद करते हैं। सेक ए हमारे पास होगा p² + 1 / 2p, ठीक है। जिसे याद नहीं है वो रिवाइज करा देता हूँ। हमें पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर 1 के, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा 1 के, तो मेरे पास sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/में sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 1/p के, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2 sec थीटा किसके बराबर p + 1/p, और sec थीटा p² + 1 / 2। चले आगे। a + b 90 दे रखा है, तो हमें बताना है ये किसके बराबर होगा। आपके पास ऑप्शन है, आप a और b का अपनी मर्जी से एक तो मान सकते हैं। देखो a और b का 45 मानोगे तो दिक्कत ये आएगी कि ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो a और b को इक्वल मत मानना। a को आप कह सकते हो कि सर a को 30 कर लेता हूँ, b को 60 कर लेता हूँ, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऑप्शन से चेक कर लोगे। वरना उससे बेटर है कि आप बेसिक से सोल्व कर लो, आसान है आपके लिए बेसिक से सोल्व करना भी। देखो अगर कोट a बाय कोट b है, कोट b क्या होगा, b आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोट 90 माइनस है इज नथिंग बट tan a आएगा मेरे पास। 1/tan a को लिखूंगा तो वो कोट a बन जाएगा, तो यहाँ पे पूरा सोल्व होके बनेगा मेरे पास cot² a प्लस ये cos² a है, ये cos² b है। cos² a प्लस cos² b क्या होता है 1 के बराबर होता है, अगर a + b 90 हमने पढ़ा है, वरना आप इसे कहते हैं cos² 90 माइनस है, तो ये sin² a cos² a प्लस sin² a, ये बन जाता 1। तो cot² a + 1 ये हो जाएगा मेरे पास cosec² a। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा चलें आगे। sin थीटा प्लस cos थीटा 2 दे रखा है, 2√2 cos थीटा, ये बताना है हमें sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर देखो cos थीटा को मैं नीचे ले जाता हूं, तो इधर बचेगा tan थीटा प्लस 1 = √2, और tan थीटा मेरे पास आ जाएगा √2 माइनस। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, sin थीटा बाय sin थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा मतलब 1/tan थीटा 1/√2। ठीक है, चीजें सिंपल तरीके से देखिए, कुछ नहीं है। 1 माइनस रेशनलाइज कर देंगे √2 + 1, और यहाँ पे भी √2 + 1, तो √2 का होल स्क्वायर -1 डेट इज 1, और ऊपर √2 + 1, 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस का √2 रह जाएगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चले आगे। हमें वैल्यू बताने हैं 1 - tan a / 1 + tan a, और ये कोस वगैरह की फॉर्म में दे रखी है। एक तरीका तो ये है कि a का मान अपनी मर्जी से एज्यूम करें, 4 ऑप्शन से चेक करें, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बेसिक से चलें, क्योंकि साइन और कोस की फॉर्म में दे रखा है, तो इसे साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आएगी। a का मान अगर आप रख भी रहे हैं तो कुछ ऐसा रखिएगा कि जिससे कि ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू दे। ठीक है, आप a का मान 45 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से केस में हमारे पास 0 बन रहा है, वो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखता हूं, चलो a को अगर 45 रख दिया तो ये आएगा 0, 1 - 1 0/1 2 0, तो ये मेरे पास 1 + 1/√2 / 1/√2। ठीक है, तो 0 तो आएगा नहीं। 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये भी 0 नहीं आ सकता। 1 - 1 0 डिवाइडेड बाय cos 90, cos 2a cos 90 बन जाएगा मेरे पास 0/∞। cos 90 इज नथिंग बट 1/0 होता है, तो 0 ऊपर चला जाए, तो ये मेरे हिसाब से 0 ही आंसर देगा ये। और इधर देखें तो ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 1/0, ये भी 0, ये दोनों ही हमें 0 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा कि कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर जाएगा। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा
किसी और वैल्यू से अब आप 30 डिग्री रख के देख लो। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो कैलकुलेशन यहाँ पे पूरी बढ़ जाएगी और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर आएगा। इससे बेटर है कि हम क्या करते हैं, बेसिक से ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे 10 को लिख सकता हूँ साइन बाय कोस, और यहाँ पे साइन बाय कोस लिखूंगा तो मेरे पास दोनों में डिनोमिनेटर में कोस आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद कट जाएगा, ऊपर बचेगा कोस माइनस साइन और नीचे बचेगा कोस प्लस साइन। रेशनलाइज कर लो, कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन, तो मेरे पास ऊपर कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हमें पता है यहाँ पे कोस 2a साइन 2a की फॉर्म में है, तो स्क्वायर कर देते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कोस ए साइन है, और नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर आपको पता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा, तो ये तो आ जाएगा कोस 2a, और यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस 2 साइन ए कोस है साइन 2a होता है, तो 1 माइनस साइन 2। ये मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, ये बेसिक वर्जन हो गया, वरना 30 डिग्री से आप करोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ऑल क्वेश्चंस जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने थे। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो सीपीओ 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें एडवांस मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, और ये भी इजियर साइड ही थे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पेपर में बहुत ज्यादा मुश्किल सीपीओ में पिछली बार नहीं पूछे गए थे, और सीपीओ में ज्यादा मुश्किल पेपर क्वेश्चन आते भी नहीं। मेंसुरेशन के कई बार थोड़े अच्छे लेवल के आ जाते हैं, तो वो हमने देख भी लिए यहाँ पे कैसे कैसे आपको करने हैं। इस वीडियो में आपसे अलविदा लूंगा, जल्दी मिलेंगे मैथ्स के और वीडियो में और प्रैक्टिस सेशंस में जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। बाकी अगर आपको तैयारी करनी है एसएससी सीजीएल 24 एंड 2025 की, आपको प्रिपरेशन में अपनी थोड़ी कमी लग रही है, तो आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन करके सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट क्लासेस देख सकते हैं। आरबी 15 कोड यूज करके आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑफिसर बैच जिसके अंदर टेस्ट सीरीज टीयर 1 टीयर 2 की सब इंक्लूडेड होता है, वो आपको 1699 का पड़ेगा, और आपका 9 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। तो टीयर 1 और टीयर 2 सीजीएल 2024 का कंप्लीट होता है आपका, और 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ऑफिसर बैच से कर सकते हैं। और इसमें आप एक 15 मंथ्स वाला वेरिएंट होता है, 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वो लेना, उसका प्राइस 2499 है, लेकिन उसमें भी आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 2100 समथिंग का पड़ेगा आपको। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।